नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बता दें आपको कि उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्ताव मंजूर, और ये बैठक से पहले चमोली त्रासदी को लेकर मौन चुनावी बता दें कि मौन धारण किया गया। चुनावी साल को देखते हुए एक्शन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आ रहे हैं। जनता को बड़ी सौगात देने की तैयारी में त्रिवेंद्र सरकार नजर आ रही है, और यही वजह है कि ताबड़तोड़ दौरे किए जा रहे हैं। एक के बाद एक घोषणा की जा रही है, एक के बाद एक घोषणाओं की समीक्षा की जा रही है। तो बता दें कि कैबिनेट की बैठक हुई, और कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूर किया गया। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में यह बताया गया कि 24 प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए हैं। और क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। बैठक से पहले चमोली त्रासदी जिस तरीके से हुई, उसको लेकर मौन धारण किया गया। चुनावी साल को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बेहद एक्शन में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आ रहे हैं, और एक के बाद एक दौरे सीएम करते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट की बेहद अहम बैठक हुई, जिसमें 24 प्रस्ताव मंजूर हुए। संवाददाता चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, कैबिनेट की बैठक में बताया जा रहा है कि 24 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। कौन कौन से प्रस्तावों को मंजूरी मिली? जी बिल्कुल, देखिए कल शाम को 4 बजे कैबिनेट की बैठक सचिवालय में शुरू हुई थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सभी कैबिनेट की जो मंत्री हैं वो सब इस बैठक में मौजूद थे, और 24 प्रस्ताव इस बैठक में आए, जिस पर सभी ने कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई। आमतौर पर जब कैबिनेट की बैठक होती है तो जो प्रेस ब्रीफिंग होती है वो शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक करते हैं, लेकिन क्योंकि अब सत्र आहूत हो गया है, राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, 1 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र होगा, तो उस लिहाज से प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई। केवल अनौपचारिक रूप से जो फैसले कैबिनेट में लिए गए, जो इम्पोर्टेंट फैसले थे, उनकी जानकारी अनौपचारिक रूप से शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी। इसमें सबसे पहले जो फैसला है वो ये है कि जो पति की पैतृक संपत्ति है उसमें अब महिलाएं भी खातेदार, सह खातेदार होंगी। ये फैसला, बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा जो हर की पैड़ी से चंडी देवी मंदिर तक का जो रोपवे प्रोजेक्ट है उस पर भी मोहर लगाई गई है। 150 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा जो बजट सत्र होगा 1 मार्च से 10 मार्च के बीच, 4 मार्च को बजट पेश करेगी राज्य सरकार, तो इस बार 56,900 करोड़ रुपए का बजट जो प्रस्ताव था उसको भी मंजूरी दी है। इसके अलावा बिजली बिलों के जो भुगतान है, चाहे वो कोई भी श्रेणी हो, वाणिज्यिक हो, औद्योगिक हो, घरेलू हो, उनका जो लेट फाइन लगता था उस पर भी त्रिवेंद्र सरकार ने छूट दी है। इसके अलावा अवैध निर्माण कंपाउंड जो है उसको कराने का एक और मौका जो है त्रिवेंद्र सरकार दे रही है, तो इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई। और साथ ही जो तीनों निगम है ऊर्जा के, उनमें जो एमडी और निदेशक हैं उनकी जो चयन नियमावली है उसमें बदलाव किया गया है। अब जो चयन है वो इंदु कुमार पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक किया जाएगा। इसके अलावा त्रिवेंद्र कैबिनेट ने 5 नगर पंचायत और 1 नगर पंचायत के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और साथ ही जो आपदा आई थी उनमें जो लोग मृतक हैं आपदा के, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। कैबिनेट में सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी गई, 2 मिनट का मौन रखा गया। और साथ ही जो राशि दी जा रही है मृतकों के आश्रितों को वो भी बढ़ाई गई है। 4 लाख रुपए राज्य सरकार देगी, 2 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी, और 1 लाख रुपए अतिरिक्त बढ़ाया गया है जो मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण फैसले कल हुई कैबिनेट के रहे हैं। जी चंद्रमोहन, एक और बात यहाँ पर देखने वाली है, क्योंकि या केंद्र हो या राज्य सरकार हो, यहाँ पर जो एक साइलेंट वोटर की जो भूमिका निभाती है महिला, उनको साधने की भी कोशिश करते हुए त्रिवेंद्र सरकार नजर आई है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक आपने कहा। जो पति की जो पैतृक जमीन है उसमें सह खातेदार महिलाओं को बनाया गया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, और महिलाओं की भूमिका उत्तराखंड में महत्वपूर्ण रही है। जो आंदोलन हुआ था, राज्य आंदोलन जो हुआ था उत्तराखंड का, उसमें जो संख्या थी महिलाओं की वो पुरुषों से ज्यादा थी। जो संघर्ष था वो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का था। तो पूरी तरह से जब से ये राज्य बना है, 20 साल हो गए हैं, उसके बाद महिलाओं को हमेशा प्राथमिकता दी गई है और उनको एक सम्मान की नजर से उत्तराखंड में देखा जाता है। तो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो भी जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ इस तरह के फैसले ले, जो थोड़ा लुभावना फैसले ले, ताकि चुनाव में जो है उनको वो ये बात को कह सकें कि जिन महिलाओं ने भूमिका निभाई थी राज्य आंदोलन में, उनके प्रति सरकार संवेदनशील है। जी ठीक है चंद्रमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट ली जाएगी।
खबर देहरादून से है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज से 2 दिवसीय नैनीताल का दौरा रहेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री आज और 19 फरवरी को नैनीताल जिले के दौरे पर रहेंगे। 4 बजे बताया जा रहा है देहरादून से हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे सीएम। शाम 5 बजे हल्द्वानी पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। शाम 6 बजे बता दें कि जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। मुख्यमंत्री का आज का दौरा, जिसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो एक के बाद एक मुख्यमंत्री के दौरे, जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 2022 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। दौरे एक के बाद ताबड़तोड़ उनके द्वारा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ये बता दें कि नैनीताल का 2 दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री का रहेगा। आज से इस दौरे की शुरुआत हो जाएगी। तमाम कार्यक्रम इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के प्रस्तावित है। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आज शाम 4 बजे देहरादून से हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। यहां से उनके दौरे की शुरुआत हो जाएगी। संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चंद्रमोहन, आज से मुख्यमंत्री के दौरे की शुरुआत हो रही है। कितने बजे मुख्यमंत्री का पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है? उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है खास? जी बिल्कुल, देखिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज शाम 4 बजे देहरादून से हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे और 5 बजे वो करीब हल्द्वानी पहुंचेंगे। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार उनके सभी जो जिले हैं, प्रदेश के 13 जिले, उन 13 जिलों में उनके दौरे प्रस्तावित हैं। पिछले दिनों जब 7 फरवरी को आपदा आई थी, उससे पहले उन्होंने चमोली का दौरा किया था, रुद्रप्रयाग का दौरा किया था, पिछले दिनों उत्तरकाशी का दौरा किया था। लेकिन कुछ दिनों के लिए ये दौरे स्थगित कर दिए गए थे क्योंकि चमोली में जो आपदा आई थी उस पर फोकस सरकार को करना था, इसलिए दौरे स्थगित किए थे। अब एक बार फिर से जो है ये दौरे लगाए गए हैं मुख्यमंत्री के। आज शाम को 4 बजे वो हल्द्वानी के निकलेंगे। 2 दिवसीय उनका दौरा ये नैनीताल जिले का है। और सबसे पहले शाम 5 बजे वो जब हल्द्वानी पहुंचेंगे तो एफटीआई सभागार में जो पार्टी कार्यकर्ता है उनके साथ संवाद करेंगे। उसके बाद शाम को 6 बजे वो जो शताब्दी भवन कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम है, उसमें हिस्सा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लेंगे। और आज वो काठ गोदाम में रात्रि विश्राम करेंगे क्योंकि सुबह सर्किट हाउस काठ गोदाम में उनको जिला स्तर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करनी है। जिले की जो योजनाएं हैं, जिले की जो समस्याएं हैं, जिले में कितना विकास की क्या प्रगति रिपोर्ट है, वो सब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उसकी समीक्षा करनी है। तो आज काठ गोदाम में रात्रि विश्राम करके कल सुबह वो काठ गोदाम का जो सर्किट हाउस में उसमें जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और उसके बाद कल 11:30 बजे सुबह वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में जो है वहां पर जाएंगे और प्रशासनिक भवन वहां पे निर्माण किया गया है उसका लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वो जो विश्वविद्यालय का परिसर है उसमें कुलपति आवास भी बनाया जाएगा, विज्ञान भवन भी बनाया जाएगा, अतिथि गृह भी बनाया जाएगा और भी बहुउद्देशीय बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, कर्मचारी आवास बनाया जाएगा। तो उन सब का जो है पूरा शिलान्यास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। जो मुक्त विश्वविद्यालय है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में है, उसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाएगा। इसका जो शिलान्यास है वो कल मुख्यमंत्री करेंगे। इसके बाद हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री करेंगे और उसके बाद फिर वो करीब 1:15 बजे हल्द्वानी से देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये जो नैनीताल का 2 दिवसीय दौरा है उस दौरान सीएम के कार्यक्रम रहने वाले। तो तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के इस दौरे में रहने वाले हैं और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। चंद्रमोहन, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी रुक करूंगी मैं आपका आगे की जानकारी के लिए। दूसरा हमारे जो बनकर्मी थे उनको अस्पताल लाते रास्ते में। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में कांग्रेस के अभियान का आज से शुभारंभ होगा। बता दें कि ज्वाइंट कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन का शुभारंभ किया जाएगा। एआईसीसी के आह्वान पर कांग्रेस ये अभियान शुरू करेगी। 5 लाख ऑनलाइन वॉरियर्स को कैंपेन के जरिए जोड़ा जाएगा, ये बताया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12 बजे पत्रकार वार्ता का भी आयोजन होगा, ये जानकारी मिल रही है। आज से कांग्रेस के इस अभियान की शुरुआत हो रही है। एआईसीसी के आह्वान पर इस तरीके के अभियान की शुरुआत हो रही है। बता दें कि 5 लाख ऑनलाइन वॉरियर्स को कैंपेन के जरिए जोड़ा जाएगा। तो अब 2022 की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस भी इसी तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए, उनसे बातचीत करते हैं। चंद्रमोहन, 2022 में अब कुछ ही समय बाकी है तैयारियों के लिए। अब एक तरफ आम आदमी पार्टी एक्टिव है, बीजेपी एक्टिव है, ऐसे में कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। चलिए दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे संवाददाता से, संपर्क फिलहाल टूट गया है। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड में कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से
कैंपेन अभियान शुरू किया गया है। आज से इसका शुभारंभ होगा। तो बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस के अभियान का आज से आगाज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अपने विधानसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आगामी 22 फरवरी से एक बार फिर विधानसभाओं का दौरा शुरू करेंगे और बीजेपी के अध्यक्ष के सभी 70 विधानसभाओं में दौरे प्रस्तावित हैं और अब तक बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश की 13 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने 3 महीने के अंदर सभी 70 विधानसभाओं में दौरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदा एकत्रित करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष ने अपने दौरे कुछ दिन के लिए स्थगित किए थे। उसके बाद चमोली आपदा के मद्देनजर दौरे कुछ दिन के लिए और स्थगित कर दिए गए। बीजेपी अध्यक्ष अब 22 फरवरी से अपने दौरे फिर से शुरू करने जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक 22 फरवरी से वो लगातार 6 विधानसभाओं में दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और क्षेत्र में संगठन की मजबूती के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। विधानसभाओं के दौरे तो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, क्योंकि बीच में थोड़ा राम मंदिर के कारण से 15 जनवरी से 5 फरवरी तक रोक दिया गया। उसके बाद 9 तारीख से लगाए थे तो आपदा आ गई, फिर 21 को लगाया तो राष्ट्रीय बैठक आ गई। अब 22 से लगाए, 22 से 6 विधानसभाएं लगाई हैं। इसमें जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, उनका उत्साहवर्धन करना, उनको अलग अलग बात करना, जो भी उनकी मन की बात है उसको सुनना है। खबर देहरादून से है। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। केंद्र सरकार का पुतला दहन कर नारेबाजी भी की जाएगी। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन बढ़ती महंगाई को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जाएगा, नारेबाजी की जाएगी। तो कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में है और इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी, विरोध जताएगी। हाथों में सिलेंडर लिए ये महिलाएं बढ़ती हुई महंगाई का विरोध करती हुई नजर आएंगी। तो बता दें कि एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और इसी के चलते कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस चार्जशीट तैयार करने जा रही है और आज इसी संबंध में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में चार्जशीट कमेटी के सभी सदस्य भी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि चार्जशीट में राज्यव्यापी मुद्दों के साथ विधानसभावार और जिलावार मुद्दों को तवज्जो दी जाएगी। इसके लिए कांग्रेस ने अपने सभी जिला अध्यक्षों को मुद्दे चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। प्रीतम सिंह ने जिला अध्यक्षों को अपने अपने जिले की प्रमुख समस्याओं को चिन्हित करने और उस पर हुई सरकारी कार्रवाई का ब्यौरा भेजने को कहा है। साथ ही 2017 में बीजेपी के चुनावी वायदे और वर्तमान सरकार के जरिए उन पर किए गए अमल को लेकर रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस ने सरकार के 4 साल के कार्यकाल के खिलाफ चार्जशीट देने का फैसला किया है। ये सरकार के गठन के 4 साल पूरे होने पर जारी की जाएगी। तो एक तरफ 4 साल सरकार के पूरे होंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस बेहद एक्टिव नजर आ रही है और इसी कड़ी में चार्जशीट कांग्रेस की तरफ से तैयार की जा रही है कि अगर 4 साल पूरे होने पर सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाती है तो उनके काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास मसौदा हो और इसी कड़ी में कांग्रेस जुटी हुई है। कंपटीशन है ना। चार्जशीट कमेटी द्वारा बैठक आहूत की गई और उसमें काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और फिर एक बार हमने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगणों को, वहाँ के स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन सबसे आग्रह किया है कि वो एक बैठक करके चार्जशीट में उस क्षेत्र का कोई विषय ऐसा तो नहीं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको चार्जशीट में जगह मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमने कहा है उनसे जैसे सुझाव आएंगे तो उसके बाद चार्जशीट पर काम आगे प्रारंभ होगा। और चले इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। टिहरी झील महोत्सव से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की दूरी ने कांग्रेस को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का नया मौका दे दिया है। कांग्रेस ने सरकार के बीच चल रहे विरोधाभास और आपदा पीड़ितों के प्रति संवेदनहीनता करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार से संवेदनशीलता की उम्मीद करना बेकार है। ये सरकार जन अपेक्षाओं पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में अभी भी लापता लोगों की तलाश जारी है। बावजूद इसके सरकार टिहरी झील महोत्सव का आयोजन कर रही है। तो विपक्ष में है, आप कहेंगे कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस में जनहानि भी बड़े स्तर पर हुई, धनहानि भी हुई। हम समझते थे कि सरकार संवेदनशील होगी और जब तक वहां पर कार्य चल रहा है या कुछ समय के लिए जो है सारे कार्यक्रम स्थगित करेगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने संवेदनहीनता का परिचय दिया और उन्होंने टिहरी महोत्सव का आयोजन करने का काम किया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जो है सरकार का कार्य है। और हम तो विपक्ष में है, आप कहेंगे कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने इसकी भर्त्सना की, लेकिन आज तो जो है जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने ही जो है जो टिहरी महोत्सव है ये कहते हुए कि मैं इसमें सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा क्योंकि चमोली के अंदर जो दर्दनाक हादसा हुआ है और मेरी संवेदनाएं भी उनके प्रति है और मैं सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। तो सरकार का चरित्र प्रदर्शित करता है कि सरकार की सोच क्या है। वहीं चमोली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीएस राणा के मुताबिक आपदा स्थल से बरामद हुए सभी 58 शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है और सभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन भी कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सभी की मौत फेफड़ों में मिट्टी और पानी भरने के कारण हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि आपदा में मरने वालों की मौत का कारण गलत प्रसारित किया जा रहा है। डिप्टी सीएमओ ने गलती से मीडिया को मरने वालों की मौत का कारण कुछ और बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चोटें सामने आई हैं, ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति आधे घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता है। सभी 58 शवों का पोस्टमार्टम कर लिया गया है और मेरे द्वारा सभी 58 शवों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन कर लिया गया है। उनके अनुसार उनकी मृत्यु उनके शरीर पर अत्यधिक चोटें आना और फेफड़ों में रेत, मिट्टी और पानी का भरा जाना के कारण हुई है। कुछ चैनलों द्वारा हमारे डिप्टी सीएमओ एमएस खाती के बयानों के अनुसार बार बार ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है, जो कि त्रुटि मेरे अनुसार वो त्रुटिपूर्ण है। मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति, ऐसी चोटों में कोई व्यक्ति आधे घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। बीजेपी किसान मोर्चा किसानों के बीच जाकर नए कृषि कानून के फायदे बता रहा है और आज बीजेपी मुख्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान और अन्य पदाधिकारियों ने एक परिचय बैठक आयोजित की। बैठक में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने मोर्चे के पदाधिकारियों को नए कृषि कानूनों को लेकर संबोधित किया। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने कहा कि वो लगातार किसानों के बीच जाकर नए कानूनों के बारे में बता रहे हैं। अपने आसपास के क्षेत्र के सभी पदाधिकारी भी किसानों को नए कानूनों के बारे में बता रहे हैं ताकि नए कानूनों को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ है उसको दूर किया जा सके। उसी संदर्भ में बिल लाए। कुछ लोग ऐसे हैं और चलिए अब आपको उत्तराखंड में कोरोना का अपडेट बता देते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में आज 44 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में 96,964 संक्रमित मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में आज अगर बात की जाए तो 53 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 93,309 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल एक्टिव केसों की बात की जाए तो 548 इस वक्त एक्टिव केस उत्तराखंड में मौजूद हैं और आज एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। तो कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं उत्तराखंड का, जहां पर मामले अब कम आ रहे हैं। राज्य में आज अगर 24 घंटे की बात की जाए तो एक कोरोना मरीज की मौत हुई है, 44 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। तो अब आंकड़े कम हो रहे हैं, एक्टिव केस भी कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
तो कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में 44 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है और 24 घंटे में 53 कोरोना मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं, ठीक हो गए हैं। तो फिलहाल 548 एक्टिव केस इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में क्राइम रेट बढ़ रहा है। अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है। कुछ दिन पहले यहां एक लड़के का हर्ष फायरिंग वाला वीडियो वायरल हुआ था। इन दिनों शहर में एक और वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में हीरो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी एक युवक को बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित युवक के भाई ने इस संबंध में केस दर्ज कराया। तहरीर मिलने पर पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। घटना सिडकुल थाना क्षेत्र की है। यहां हीरो कंपनी की कैंटीन में चाय पीने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद युवक को बेरहमी से पीटा गया। आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक शख्स को बुरी तरीके से कुछ युवक पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मामूली कहासुनी हुई थी, लेकिन बेरहमी से इस युवक को पीटा गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। लाठी डंडों से इस युवक की जमकर पिटाई की गई। युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो ये गुंडागर्दी का वीडियो अब सामने आया है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में केदार कांठा ट्रैक पर बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में गोविंद वन्य जीव विहार के एक कर्मचारी की मौत हो गई थी। शाम ग्रामीणों को इस मामले की सूचना मिली। पुरोला गांव निवासी रविंद्र असवाल का शव वन्य जीव विहार के कर्मचारियों द्वारा रात को सीएचसी लाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पार्क प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी सीएचसी नहीं पहुंचे। मृतक के शरीर पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। ग्रामीण इसे हत्या का मामला बता रहे हैं, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुरोला नगर के तिराहे पर जाम लगा दिया। धरना प्रदर्शन करने लगे, जिससे देहरादून, उत्तरकाशी, मोरी और हिमाचल जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने बाजार भी बंद करवा दिया। मामला बढ़ता देख एसडीएम सोहन सिंह धरना स्थल पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की गई। पुलिस प्रशासन, पार्क प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होती रही। वहीं रुड़की सिविल लाइन पुलिस ने एसडीएम चौराहे से बदमाशों के जरिए एटीएम उखाड़ने के प्रयास और पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आधा दर्जन आरोपियों ने बीती 16 जनवरी की रात को एसबीआई एटीएम को तोड़ने की कोशिश की थी और गश्त के दौरान पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक आरोपी पकड़ा भी गया था और बाकी मौके से फरार हो गए थे। वहीं पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों आरोपी हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं और साथ ही घटना में इस्तेमाल कार भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। आरोपी उत्तराखंड समेत बाकी राज्यों में एटीएम मशीन तोड़ने की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस फिलहाल आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि उसमें और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप www.hindikhabar.com पर विजिट भी कर सकते हैं।